हम सबको देखो भारत की महान सभ्यता पे गर्व है, काफी प्यार करते हैं हम सब अपने देश से, बहुत सौभाग्यशाली हैं इस पवित्र धरती पर जन्म लिया। बट देखो अक्सर ना हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, सारा सिस्टम खराब है, सब भ्रष्ट हैं। बट क्या जनता अपनी तरफ कभी देखती है कि हम क्या कर रहे हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं। देखो अपनी अगर गलती पता हो ना, कमी पता हो, तभी उसे ठीक किया जा सकता है। और ये सच बात है लेकिन कड़वी है कि बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जिनमें ना सिविक सेंस की बहुत कमी है। आप कहीं पर चले जाओ, ट्रेन्स में चले जाओ, आप बीच पे चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, हर जगह आपको ना कूड़ा करकट देखने को मिलेगा। देखो गरीबी एक बात है, गरीबी धीरे धीरे दूर जाएगी, लेकिन साफ सफाई रखना, सिविक सेंस मेंटेन करके रखना, ये तो देखो पॉसिबल है। इसके लिए आपको गरीबी दूर करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने ये आश्चर्यजनक फैक्ट सामने आया कि रेलवे हर साल, बल्कि ये 2 साल पुराना डेटा है, रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है सिर्फ ये पान और गुटखे के जो दाग है ना, इन्हें साफ करने के लिए। आप ट्रेन्स में जाओगे, टॉयलेट्स में, सिंक्स में इस प्रकार से पान थूका हुआ मिलेगा, गुटखा थूका हुआ मिलेगा, पूरी तरह से पानी इकट्ठा हुआ मिलेगा। यार ये चीजें ठीक करने के लिए पहले गरीबी को दूर करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक सिविक सेंस है जो शुरुआत से ही स्कूलों से फैमिली लेवल पे सिखाई जानी चाहिए, बट इस चीज में हम लैग कर रहे हैं। फेमस कोट है गांधी का, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। आप खुद चेंज बनो। आप जब एक्शन लोगे, देखो वर्ल्ड चेंज होगा। दूसरे देशों से जहां से सीखने की आवश्यकता है, दूसरे देशों में भी क्यों जाएं, अपने देश में आप मिजोरम में जाइए, इतनी जबरदस्त सिविक सेंस आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ट्रैफिक में बिल्कुल सभी लोग अपनी लेन पे चलेंगे और अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं करेंगे, हॉर्न नहीं मारेंगे, साफ सफाई, मतलब बहुत सारी चीजें देखो हम सीख सकते हैं। लेकिन अब बहुत अफसोस की बात है कि लोग सीखते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? लोगों को ना मजा आता है, उनको लगता है कि हम यहां पे कागज फेंक के जा रहे हैं, कूड़ेदान में नहीं फेंक रहे हैं, तो वी आर कूल। आपने ये चीज महसूस की होगी, मैंने महसूस की है 2-3 बार। जैसे मैंने कागज अपने हाथ में रखा ना कि कूड़ेदान में डालूंगा, अभी रोड पे नहीं फेंकता हूं, तो मेरे साथ जो लोग थे ना, उन्होंने मेरे हाथ से छीन के फेंक दिया। अरे इतना क्या सोचना, मतलब उसने अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं कूल हूं, मैंने यहीं पे फेंक दिया, आई एम कूल। ये पता नहीं कहां से आती हैं ये चीजें कि कागज आप वैसे ही फेंकोगे तो यू आर कूल, कूड़ेदान में फेंक दोगे तो यू आर लल्लू। पता नहीं कहां से आती हैं ये चीजें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डेट 23 अक्टूबर 2024 है। आज 4 इशू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे ब्लू हेलमेट्स से संबंधित यूएन की इनइफेक्टिवनेस का यह आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल इंडिया जर्मनी रिलेशंस से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल है। तीसरा भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वाटर क्राइसिस से संबंधित। और चौथे नंबर पे स्टैटिक डिस्कस करेंगे एथिक्स का, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज। लास्ट में फिर रिवीजन, कोट बीच में डिस्कस कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ब्लू हेलमेट्स से संबंधित है। ब्लू हेलमेट मतलब यूएन पीस कीपिंग फोर्स। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना इंट्रोडक्शन में यहूदा बोअर का एक कोट बताया जाता है। ये जो यहूदा थी, ये देखो होलोकास्ट सर्वाइवर थी, मतलब जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे ना, उनमें ये बची थी। तो इन्होंने ना ये बोला किसी को विक्टिम नहीं बनना है, अपने अधिकारों के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में हमेशा सतर्क रहना है, किसी को विक्टिम नहीं बनना है। दूसरा, किसी को परपिट्रेटर नहीं बनना है। परपिट्रेटर मतलब कोई किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, कोई किसी को सताए ना, कोई किसी को तंग ना करे। लेकिन इन सबसे ज्यादा किसी को विक्टिम नहीं बनना है, किसी को परपिट्रेटर नहीं बनना है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को ना बायस्टैंडर नहीं बनना है। बायस्टैंडर मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, आप तमाशा देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। देखो पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसे रोकना। लेकिन अक्सर हम देखते हैं लोग बायस्टैंडर बन जाते हैं, सिर्फ तमाशा देखते हैं। आज देखो पड़ोसी के घर में जुर्म हो रहा है, आप चुप हो तो इसका मतलब अगला नंबर आपका है। यूएन भी चुप है। यूएन के पास देखो 1 लाख पीस कीपिंग फोर्स है, ट्रूप्स है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है। चार्टर में साफ साफ बोला गया है। अब देखिए यूएन चार्टर का
चैप्टर 6 देखिए, इसमें बोला गया है जो डिस्प्यूट्स होंगे विभिन्न देशों के बीच में, उनका पीसफुल सेटलमेंट यूएन करवाएगा। चैप्टर 7 देखिए, चैप्टर 7 ये बोलता है अगर देखो कोई एक देश एग्रेशन शो करता है, पीस को ब्रीच करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालता है, तो फिर देखो सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन के साथ उस देश के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर 8 देखिए, नहीं चैप्टर 7 ही है। चैप्टर 7 फर्दर बोलता है मेंबर स्टेट्स को जब जरूरत पड़े तब देखो यूएन के लिए अपनी पुलिस फोर्स या फिर मिलिट्री अवेलेबल करवानी होगी। तो कहने का मतलब देखो ये है, यूएन के चार्टर में साफ साफ बोला गया है कि यूएन पीस इस्टेब्लिश करवाएगा। यूएन के पास 1 लाख पीस कीपर्स हैं जो अभी तैनात हैं, मतलब जिनको आसानी से रीडिप्लॉय किया जा सकता है यूक्रेन रशिया वार में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए और इजराइल के फ्रंट पे भी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। पास्ट में देखो यूएन पीस ऑपरेशंस ने ना काफ़ी जगह पे पीस इस्टेब्लिश की है, जैसे कंबोडिया, मोजाम्बिक, सीरा लियोनी, अंगोला, तिमोर लेस्ते, लिबेरिया, कोसोवो, इन सभी देशों में ना यूएन ने अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी और यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश की। हालांकि कुछ फेलियर भी रहा, जैसे रवांडा में एक बहुत बड़ा जिनोसाइड हुआ था, 10 लाख लोग मारे गए थे, यूएन कुछ नहीं कर सका था। बोस्निया में भी बहुत लोगों की जान चली गई, यूएन कुछ नहीं कर सका था। तो देखो इन 2 मिशंस में ना यूएन की भारी बेइज्जती हुई थी कि भाई तुम किस नाम के यूएन हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। रवांडा में, बोस्निया में इतने वल्नरेबल सेक्शंस की जान चली गई, महिलाओं की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई, आप कुछ नहीं कर सके। तो बाद में यूएन ने अपनी छवि इंप्रूव करने की कोशिश की और 2000 से लेके 2020 के बीच में यूएन ने थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश की, जैसे साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और इसके बाद तिमोर लेस्ते, यहाँ पे यूएन ने टाइमली अपने पीस कीपिंग मिशंस को भेजा और पीस इस्टेब्लिश करने में मदद की। लेकिन अब एक बार फिर से देखो 2 बड़े वार चल रहे हैं, 2 बड़े वार चल रहे हैं आज के समय में, एक यूक्रेन रशिया के बीच में और दूसरा इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, इन सब के बीच में। लेकिन यूएन सिर्फ बायस्टैंडर बन के देख रहा है, सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहा है, यूएन अभी तक कुछ नहीं कर सका। देखो 7 अक्टूबर को जो कुछ इजराइल में हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जिस प्रकार से इजराइल में निर्दोष लोगों को मारा गया बहुत ज़्यादा गलत था। हैवान थे वो लोग जिन्होंने इजराइल में टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया था। क्या गलती थी उन निर्दोष इजरायलीज की। लेकिन देखो उसके बाद जो इजराइल ने किया है वो तो उससे भी खराब है, उससे भी खराब है। इतने निर्दोष लोगों की जान चली गई है गजा में। ये सब रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये सब रोकने की जिम्मेदारी यूएन की थी। यूएन थोड़ा सा एग्रेशन शो करता तो फर्दर लॉस ऑफ लाइफ को रोका जा सकता था, लेकिन यूएन ने कुछ नहीं किया। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 1 लाख यूएन के ना यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस हैं, आधे भी अगर डिप्लॉय कर दिए जाते ना इजराइल वार में और रशिया यूक्रेन वार में तो पीस आसानी से आ जाती। क्योंकि देखो थोड़े भी यूएन के फोर्सेस जहां पे भी डिप्लॉय होते हैं ना उसका इंपैक्ट बहुत बढ़िया होता है। जैसे तिमोर लेस्ते एक छोटा सा देश है, पहले इंडोनेशिया के कंट्रोल में था, तो इंडोनेशिया की फोर्सेस और तिमोर लेस्ते के जो फ्रीडम फाइटर थे आपस में लड़ रहे थे। और जानते हो सिर्फ 3000 यूएन पुलिस पर्सनल वहां पे डिप्लॉय हुए और पीस आ गई। सिर्फ 6000 यूएन यूनिफॉर्म्ड पर्सनल डिप्लॉय हुए थे कोसोवो में, वहां पे पीस आ गई। तो कहने का मतलब यह है पीस लाने के लिए ज़्यादा यूएन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बात है विल की। और सबसे बड़ा दिक्कत तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल का है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन करता ही नहीं यूएन के ऑपरेशंस को। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, पांचों के पास में वीटो है। तो राइटर सजेस्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाए जाए। जैसे उन्होंने कोई नई बात बोल दी, सारे ही बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में हमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। ये बोलते हैं कि देखो एक तो इंडिया को ऐड कर लो, एक साउथ अफ्रीका को ऐड कर लो। अब भाई कर तो ले दोनों को ऐड, लेकिन करने कौन देगा? यूएन के रिफॉर्म आ नहीं रहे ना, यही तो दिक्कत है। मतलब बातें तो तुमने ठीक की, आइडियल कर दी कि हाँ एक सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दो, एक साउथ अफ्रीका को बना दो। इंडिया ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन करेगा, साउथ अफ्रीका अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो परमानेंट मेंबर्स 5 के बजाय 7 हो जाएंगे और वीटो सबकी ख़त्म कर दो।
अभी वीटो है ना, कोई भी बीच में डंगा डाल के रेजोल्यूशन को रोक सकता है, तो सबकी वीटो पावर खत्म कर दो, टोटल 7 मेंबर हों और साथ में वोट करवा लो, जिस रेजोल्यूशन के पक्ष में ज़्यादा वोट आए वो रेजोल्यूशन पास हो जाए। अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ना डिप्लॉय करना ईजी हो जाए। देखो बात वही है कि ये करना आसान नहीं है ना। अब जिनके पास में वीटो है वो अपनी वीटो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इंडिया साउथ अफ्रीका को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड करेंगे तो बाकी देश बोलेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं, जापान जर्मनी न जाने कितने देश बोलेंगे हमें भी ऐड करो। बोलने से कोई ऐड करता नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। ये मतलब इनके सॉल्यूशन जो हैं वो तो आंसर में भी लिखेंगे तो थोड़े अजीब से लगेंगे, हो सकता है एग्जामिनर भी स्माइल आ जाए कि यार। खैर मेन पॉइंट यूएन की इफेक्टिवनेस का, यूएन की इनइफेक्टिवनेस का है। ये पॉइंट अच्छे हैं, समझ गए। सिक्योरिटी काउंसिल संबंधित इनके सॉल्यूशन जो हैं वो थोड़े आइडियल से हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यूएन इनइफेक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आंसर में लिखने लायक है और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है। तो ये बोलते हैं लास्ट में कि भाई देखो सीधी सी बात है, या तो यूएन को अपने पैरों पे खड़ा होकर एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं ले सकता ना, यूएन इफेक्टिव नहीं है ना, यूएन के चार्टर में बोला ही ये गया है कि आने वाली जनरेशन को वार से बचाना, तो यूएन अपनी ये बेसिक काम भी नहीं कर पा रहा है ना, तो यूएन को फिर बोलना चाहिए भाई हम तो थिंक टैंक हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था आर्टिकल में, आईडीएस से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वैसा थिंक टैंक बन के रह गया यूएन। फिर यूएन को ढोंग नहीं करना चाहिए कि हाँ हम पीस लेके आएंगे। भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर बोलो ना, रिसोर्स होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते तो बोलो हम थिंक टैंक है, हमारे बस का कुछ नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्लू हेलमेट्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद कोट है जिस पर यूपीएससी एथिक्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। विक्टर फ्रैंकल का ये कोट है। विक्टर फ्रैंकल जो थे ना, होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, मतलब नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और वहाँ पे ये सर्वाइव कर गए थे। तो ये बाद में इन्होंने बुक लिखी। बुक में इन्होंने ये बोला कि देखो मैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सर्वाइव कर पाया, मेंटली मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ना एक पर्पस था, फैमिली से रीयूनाइट होना है और अपने एक्सपीरियंस से मैं लोगों को सिखाना चाहता था। इसी पर्पस ने ना मेरी हेल्प की सर्वाइव करने में। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्कमस्टांसिस, एक होता है पर्पस। सर्कमस्टांसिस देखो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सर्कमस्टांसिस हमारे हाथ में भी नहीं होती। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जॉब चली गई या फिर जॉब नहीं लग रही है, भगवान ना करे डॉक्टर ने कुछ बुरी खबर दे दी, परिवार में कोई क्राइसिस आ गया, तो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन देखो जब आपका लाइफ में कोई लार्जर देन लाइफ पर्पस होता है ना, कि जैसे मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ भी हो, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे इतने देशों की यात्रा करनी है, मुझे इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, तो अगर लाइफ में लार्जर देन लाइफ पर्पस है ना, तो आपको ये लाइफ में जो छोटी मोटी सर्कमस्टांसेस आती है ना, ये बहुत छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए लाइफ में ना एक पर्पस होना जरूरी है। कई बार ना कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स का ना मेरे पास मैसेज आता है कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो पर्पस है ना वो आपका वीक हो गया है। अगर वाई स्ट्रॉन्ग है ना, क्यों यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो देखो कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आएगा तो क्षणिक होगा, तुरंत थोड़ी देर बाद पढ़ने का मन कर लेगा, अंदर में गिल्ट आएगा। इसलिए देखो हमेशा ना लार्जर देन लाइफ पर्पस जरूर रखो, अदरवाइज तो देखो लाइफ जो है वो कीड़े मकोड़े की लाइफ है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, पैसा कमा लिया, शादी कर ली, घर बना लिया, बस जिंदगी चली गई, खत्म हो गई। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी यार, कुछ जबरदस्त करके जाना है। दुनिया याद रखे, जब डेथ बेड पे हो तो खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने अपनी लाइफ अच्छे से जी, जो करना चाहता था वो किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का इंडिया जर्मनी रिलेशंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो एक तरफ रशिया के काजन में ना ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, ब्रिक्स का समिट चल रहा है, और दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ ग्रुप का भी समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है इस हफ्ते। मतलब बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं,
और इसी बीच जर्मनी के जो चांसलर है ना ओलफ शोल्ज, ये भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो जहां एक तरफ इंडिया यूएस रिलेशंस में ना ग्लैमर है, और इंडिया रशिया रिलेशंस में ना हम बार बार डिस्कस करते हैं पुरानी दोस्ती, और इंडिया फ्रांस रिलेशंस में बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, बड़े बड़े विजन हैं, जैसे होराइजन 2047। जर्मनी इंडिया रिलेशन उतना ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, फैंसी नहीं है, लेकिन देखो कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया जर्मनी रिलेशंस की। जर्मनी के साथ मजबूत रिश्ते इस्टाब्लिश करके ना सिर्फ इंडिया इंटरनल कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है, मतलब अंदर से मजबूत हो सकता है, बल्कि कलेक्टिव यूरोप के साथ भी रिश्ते इंप्रूव कर सकता है इंडिया जर्मनी के साथ रिश्ते इंप्रूव करके। फिर राइटर ब्रिक्स के बारे में ऐसे बीच में ऐसे बोल देते हैं कि ब्रिक्स में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जैसे इंडिया चाइना की आपस में नहीं बनती, हालांकि अभी 4.5 साल बाद बॉर्डर पे पीस इस्टाब्लिश करने को लेके एग्रीमेंट तो इस्टाब्लिश हुआ है, लेकिन इसे यूँ नहीं कह सकते कि रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और चाइना और रशिया भी यूँ कहते हैं कि मजबूरी के पार्टनर हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है ब्रिक्स के अंदर। और जो ये कॉमनवेल्थ वाला ग्रुप है, ये तो देखो कॉमनवेल्थ वाला ग्रुप, इसमें वो देश शामिल हैं जो पहले कभी ब्रिटिश एम्पायर का ना पार्ट हुआ करते थे। तो ब्रिटेन तो देखो मुझे वो पावर लगता है जो पुराने ज़माने में चौधरी वगैरह नहीं होते जिनकी ज़मीन जा चुकी है, बट अभी भी वो पुराने टाइम में जी रहे हैं कि हम भी पावरफुल हैं, हमारी बात मानो। भाई तुम्हारा टाइम चला गया अभी। तो इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज के समय में कॉमनवेल्थ नेशंस में, और कई सारे देश ये सोचते हैं कि इंडिया की बदौलत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ वाली, ये भी अपना राइटफुल प्लेस प्राप्त करे, मतलब थोड़ा सा इसको भी रिस्पेक्ट से लोग देखें इस कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। मुद्दे की बात पे आते हैं राइटर बोलते हैं, देखो जैसे रशिया और चाइना ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बढ़िया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश करेंगे, मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं रशिया चाइना, यूएस के अगेंस्ट पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि वेस्ट का टाइम जा चुका है, अब हमारा टाइम है। जर्मनी जो है, जर्मनी देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जर्मनी इतने बड़े बड़े सपने नहीं बेचता, लेकिन फिर भी जर्मनी की अपने आप में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली और बर्लिन दोनों के बीच में स्पेशल बॉन्ड रहा है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी से पहले आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी की यात्रा पर गए थे, वो जर्मनी का साथ लेना चाहते थे यूके से आज़ादी प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो बात अलग है कि चीज़ें उस हिसाब से चल नहीं इसकी। और आज़ादी के बाद में भी जर्मनी ने कुछ पीएसयूज़ को इस्टाब्लिश करने में, कुछ प्लांट इस्टाब्लिश करने में इंडिया की मदद की थी। शायद राउरकेला प्लांट इस्टाब्लिश करने में जर्मनी ने मदद की थी ना, चेक करना कमेंट बॉक्स में, आप बताना कौन सा प्लांट लगाने में जर्मनी ने हमारी मदद की थी, राउरकेला था कि कोई और था। इसके बाद नेक्स्ट 2000 के बाद से ही फॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और जर्मनी के बीच में। मतलब बातें तो देखो बड़ी बड़ी हुई हैं, पहले 2000 में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली, लेकिन उसके बाद ना जो बड़ी बातें हुई ना उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। प्लानिंग तो हुई लेकिन आउटकम नहीं आई। तो अभी उम्मीद ये है ये जो शोल्ज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं ना, ये उन चीज़ों को ठीक करेंगे और आउटकम भी दिखेगी इंडिया जर्मनी रिलेशंस में। अभी ना जब यूक्रेन रशिया के बीच में वार स्टार्ट हुआ ना, तो ना इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस लिया। तो शुरुआत में तो ये जो यूरोपियन कंट्री थे, खास करके जर्मनी वगैरह, ये इंडिया से चिढ़ गए कि भाई तुम न्यूट्रल स्टांस ले रहे हो, रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, रशिया से तेल परचेज कर रहे हो। क्योंकि ये जो देश थे ना, ये पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन को एड दे रहे थे, रशिया को पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इंडिया का स्टैंड देख के ना ये फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन अब जैसे जैसे वार आगे खींच रहा है ना, तो ये समझ रहे हैं कि हाँ कोई देश अलग से स्टैंड ले सकता है रशिया यूक्रेन वार के इश्यू पे, क्योंकि अभी इनका भी इंटरेस्ट उतना पहले जितना नहीं रहा यूक्रेन रशिया वार में, जितना शुरू में था। तो अब ये देश उस देश के साथ तो कम से कम लड़ाई नहीं करना चाहेंगे जिनका जो स्टैंड है यूक्रेन रशिया वार में वो इनके स्टैंड के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इनका खुद का इंटरेस्ट कम हो गया रशिया यूक्रेन वार में। और वैसे भी देखो इंडिया अब कोशिश कर रहा है रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म करवाने की, मीडिएशन का रोल इंडिया प्ले करना चाहता है।
पीस प्रपोजल लेके भी गए थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पुतिन के पास में। तो इस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ कि हाँ, इंडिया कम से कम कोशिश कर रहा है पीस इस्टाब्लिश करने के लिए। और एक चीज़ देखो, हमारे ना यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे ब्रिटेन के साथ रिश्ते बढ़िया हैं, फ्रांस के साथ में, इटली के साथ में, पोलैंड के साथ में, सबके साथ रिश्ते काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा नॉर्डिक कंट्री, बाल्टिक, सेंट्रल यूरोपियन, स्लावकोव, बाल्कन और मेडिटेरेनियन रीजन में जो यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, सबके साथ हमारे जो रिश्ते हैं ना मजबूत हुए हैं। लेकिन एक देश मिसिंग था, जर्मनी। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये सारे देश आपको पता है क्या? नॉर्डिक में कौन से आते हैं, बाल्टिक में कौन से आते हैं? चलो मैं टेस्ट कर लेता हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। ये 4 पेयर्स हैं आपके सामने और आपको ये बताना है इनमें से कौन से पेयर्स सही हैं। क्या नॉर्डिक कंट्री है इस्टोनिया, क्या बाल्टिक कंट्री है फिनलैंड, क्या बाल्कन कंट्री है क्रोएशिया? ये आपको बताना है। ये आपके लिए है आज का EQ1। EQ1 ऐसे मैं करंट अफेयर प्लस इनिशिएटिव में क्वेश्चन देता हूँ, जैसे CQ1 करंट का स्टैटिक डिस्कस जब कर रहे होते हैं तो SQ1। तो आज एडिटोरियल डिस्कशन में भी प्री का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी EQ1 लिख लेते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन भी है EQ2। इसमें भी आपको पेयर्स मैच करके बताना है कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। खैर आगे चलते हैं, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। एंगेज नहीं करते आप लोग यार। आजकल तो ऐसे से सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हैं, स्पीच टू टेक्स्ट वाले, मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ लोग बोलें कि सर लिखने में जोर आता है, आलस आता है, नहीं लिखा जाता, टाइम जाता है। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप बोलोगे अपने आप टाइप हो जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन कमेंट बॉक्स में बढ़िया से अगर नॉलेज शेयर हो तो कितना मज़ा आ जाए। तो इसलिए कमेंट किया करो। मैं आपसे राय पूछता हूँ तब भी मुझे कोई खास रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे राइटर देखो ये बोलते हैं, इवन जर्मनी भी ना, हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था ना, तो उसके बाद जर्मनी ना पैसिव हो गया ग्लोबल पॉलिटिक्स में। कहाँ एक्टिव है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा देश जिसने इतनी तबाही मचाई, उसके बाद तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि यूएस ने बोला कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप नाटो का पार्ट हो, आपको ज़्यादा डिफेंस में खर्च वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। बट अब देखो यूरोप में जहाँ रशिया अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है, चाइना असर्टिव होता जा रहा है, यूएसए थोड़ा अनरिलायबल है, तो जर्मनी को भी महसूस होने लगा है कि यार अब हमें भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मतलब अपने इंटरेस्ट अब हमें डिफेंस के क्षेत्र में खुद ही सर्व करने पड़ेंगे, अचीव करने पड़ेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। इसी वजह से अब जो जर्मनी के ये जो चांसलर हैं ओलफ चाचा, ये भारत की यात्रा पर आ रहे थे ना, तो इससे पहले इनके फॉरेन ऑफिस ने ना भारत से रिलेटेड एक पेपर रिलीज किया। ये रेयर है जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में कि चांसलर किसी देश की यात्रा पर जा रहे हैं और उससे पहले उन्होंने भारत स्पेसिफिक एक पेपर रिलीज कर दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे लड़का देखने जा रहे हैं और बायोडाटा पहले शेयर कर दिया। तो देखो इस पेपर में अच्छी अच्छी बातें बोली गई। जैसे पहली चीज़, इंडिया की जो प्रतिष्ठा है इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही है। इंडिया एक अपॉर्चुनिटी वाला देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और फिर भी मतलब इलेक्शन से इतना बढ़िया ढंग से हो जाते हैं, पावर ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं आती, कोई पार्टी हार जाती है तो सत्ता सौंप देती है, इतनी बड़ी मार्केट इंडिया, और ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया इमर्ज होकर आ रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का कद बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर ना जर्मनी ने इंडिया की तारीफ की पेपर में, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, शुरुआत में जब यूक्रेन रशिया का वार स्टार्ट हुआ था ना, तो दोनों के स्टैंड अलग अलग थे, बट अब जर्मनी इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। स्टैंड तो अलग है यूक्रेन वार को लेके, बट ब्रिजेस बनाने की आवश्यकता है और जॉइंट इनिशिएटिव्स को आइडेंटिफाई करके आगे ले जाने की आवश्यकता है इंडिया और जर्मनी के बीच में। वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है उन सिक्योरिटी इश्यूज पे जहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हों, दोनों के सेम इंटरेस्ट हों। और इंडिया जिस प्रकार से पीस इस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जर्मनी उसकी तारीफ करता है इस पेपर में। तीसरी चीज़ देखो, पिछले 40 सालों में जर्मनी के रिलेशन ना चाइना के साथ में बहुत अच्छे थे। जर्मनी की जो अप्रोच थी चाइना फर्स्ट की ही थी। लेकिन ना अब जिस प्रकार से चाइना एग्रेसिव हो रहा है ना,
तो यूं तो नहीं कह सकते कि चाइना के साथ रिश्ते तोड़ना चाहता है जर्मनी, बट जर्मनी अब अपनी इकोनॉमी को ना डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि सारे अंडे हम चाइना की टोकरी में नहीं रखेंगे। इंडिया भी एक बड़ी मार्केट है और इंडिया के साथ में हमारी कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, जैसे इंडिया के पास में पॉपुलेशन है, लेबर है, स्किल फोर्स है और बड़ी मार्केट है, जर्मनी के पास में इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों आपस में मिलकर धमाल कर सकते हैं। इसी वजह से जर्मनी के जो चांसलर हैं ना, अपने साथ में बिजनेस डेलीगेशन वगैरह भी लेके आए हैं ताकि वो नेगोशिएट करें, जर्मन कंपनीज़ के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना आसान हो, काम करना आसान हो। और इंडिया के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, जर्मनी से बढ़िया पार्टनर मिलेगा नहीं इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, जो इंडिया हमेशा से करना चाहता है। चौथा पॉइंट, जर्मनी इंडिया का ना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनर बनना चाहता है। मतलब अभी दोनों देशों के, जर्मनी के चांसलर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत होगी ना, तो डिफेंस को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बातचीत होगी, ज़्यादा मिलिट्री एक्सचेंज को लेके, जैसे ज़्यादा दोनों देशों की मिलिट्री मिलके एक्सरसाइज करे। और बात चल रही है कि जर्मनी ना इंडिया को सबमरीन बेच सकता है। जर्मनी ना सिर्फ इंडिया को हथियार बेचेगा बल्कि मेक इन इंडिया में भी जर्मनी रोल प्ले करना चाहता है कि इंडिया को हथियार बनाना सिखाए और वो हथियार इंडिया में ही प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए देखो अलग अलग लेवल पे बातचीत होगी, मिलिट्री लेवल पे भी और डिफेंस मिनिस्ट्री के लेवल पे भी अलग अलग लेवल पे बातचीत होगी। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर देखो ये बोलते हैं, देखो जब देश आज़ाद हुआ ना, तो फिर इंडिया उस समय एंग्लो अमेरिकन से दूर चला गया, मतलब यूएस यूके इनसे दूर चला गया था कोल्ड वार के दौरान। बाद में चाइना ने इन देशों का फायदा उठाया, चाइना काफ़ी तेजी से राइज हुआ। कोल्ड वार जब समाप्त हुआ तो इंडिया यूएस के करीब चला गया। बट देखो आज के समय में जहां देखो चाइना ट्रबल क्रिएट कर रहा है, रशिया कमज़ोर हो चुका है, यूएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में ना यूरोप इंडिया के सिक्योरिटी कैलकुलस में ना बिल्कुल फिट बैठता है। तो इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। फ्रांस ऑलरेडी हमारा वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जर्मनी के साथ में नया जियोपॉलिटिकल कनेक्शन अगर इंडिया इस्टेब्लिश करता है तो फिर देखो ग्रेट पावर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने में इंडिया बल्कि और ज़्यादा महारत हासिल करेगा, और ज़्यादा इंडिया के जो रिश्ते हैं अच्छे होंगे बड़ी पावर्स के साथ में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सी राजा मोहन का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वाटर से संबंधित है। वाटर से संबंधित ना एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बोला गया है अब समय आ गया है कि वाटर को ना ग्लोबल कॉमन गुड माना जाए और सभी देश इसे मिल के प्रोटेक्ट करें। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक कमीशन सेटअप किया गया था नीदरलैंड के द्वारा 2022 में। कमीशन का नाम था ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। इस कमीशन में ना वो साइंटिस्ट थे जो हाइड्रोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, जिनको समझ है वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की और एक्विफायर्स की। अब देखो इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ना, अगर विभिन्न देशों ने वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं किया ना, तो जल्द ही पूरे वर्ल्ड में आधी जो फूड प्रोडक्शन है ना वो खतरे में आ जाएगी। वाटर क्राइसिस की वजह से 2050 आते आते ग्लोबल जीडीपी को 8% का नुकसान होगा और जो गरीब देश हैं उनको तो बल्कि 15% का नुकसान होगा वाटर क्राइसिस की वजह से। ये जो दशक अभी चल रहा है ना, ये दशक खत्म होते होते यानी 2030 आते आते पानी की जो डिमांड है वो देखो सप्लाई से ना 40% ज़्यादा होगी। अगर पानी की सप्लाई 100 यूनिट है तो डिमांड होगी 140 यूनिट। ये सिचुएशन होगी 2030 आते आते, यानी ये दशक खत्म होते होते। आज के समय में देखो थर्ड वर्ल्ड यानी जो गरीब देश हैं, ज़्यादातर गरीब देश देखो वाटर स्ट्रेस्ड हैं। हर दिन 1000 बच्चों की डेथ हो जाती है। क्यों? खराब पीने के पानी की वजह से। अब देखो रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि अभी तक तो ना पानी को ऐसे इस्तेमाल करते आए थे वर्ल्ड के लोग जैसे ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स है, कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हवा है वैसे ही पानी है। बट दिक्कत ये है, जैसे हमारे देश का एग्जांपल लीजिए, अभी भी ना हमारे देश में कितनी सारी वाटर रिलेटेड रिपोर्ट्स आई, लेकिन क्या आपने कभी देखा हो कि स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला हो पानी से संबंधित? कभी
सरकार ने कुछ जबरदस्त पॉलिसी सरकार लेके आई हो, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार ने लिया हो, नहीं। जैसे आप पंजाब का एग्जांपल लीजिए, पंजाब, कुछ पोर्शन ऑफ हरियाणा एंड यूपी, सबको पता है यहाँ पे वाटर इंटेंसिव जो पैडी उगाया जाता है वो नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि पानी, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सबको पता है, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, लेकिन क्या आपने कभी पॉलिटिकल विल देखी ढंग से कि किसानों को मोटिवेट किया जाए कि आप पैडी के बजाय यहाँ पे मिलेट्स उगाओ या फिर दूसरी फसलें उगाओ? सब सरकार के हाथ में है। मतलब सरकार दूसरी फसलों के लिए हायर एमएसपी अनाउंस कर सकती है, लेकिन बात विल पावर की है यहाँ पे, समझ गए? मतलब किसानों का नुकसान किए बिना सरकार दूसरी फसलों के लिए पैडी से ज़्यादा एमएसपी अगर अनाउंस करेगी, अगर किसानों को लगेगा कि मिलेट्स उगाने में सरकार ज़्यादा पैसा देती है, तो फिर पंजाब हरियाणा के किसान क्यों नहीं मिलेट्स उगाएंगे? लेकिन सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या सरकार को पता नहीं है कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना वेस्ट वाटर नदियों में बहा देती हैं? कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करती हैं? क्या आपने कभी सुना किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को पेनलाइज किया गया हो, सरकार ने फाइन लगाया हो? रेयरली आप ऐसा सुनोगे। 80% जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज के द्वारा जनरेट किया जाता है ना, वो रिसाइकल नहीं होता है। ये सारे फैक्ट सरकार को पता है, लेकिन कब आपने देखा कि सरकार ने बहुत ज़बरदस्त विल पावर दिखाई हो इन इश्यूज़ पे? नहीं। इवन देखो, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे ना यूएन जैसी संस्थाएं काफ़ी एक्टिव दिखती हैं। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग भी रेगुलरली होती रहती है। क्या आपने कभी सुना यूएन ने पानी के मुद्दे पे कोई रेजोल्यूशन पास किया हो या फिर मतलब कोई ट्रीटी साइन करवाई हो विभिन्न देशों के बीच में? नहीं। पिछले 50 सालों में ना यूएन ने सिर्फ एक बार वाटर कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट कहती है एक ग्लोबल पैक्ट चाहिए वाटर को कंजर्व करने के लिए। मतलब अब समय आ चुका है कि वाटर को हम ग्लोबल कॉमन गुड माने। मतलब ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वाटर को मिल के कंजर्व करना है। अगर देखो ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ना जबरदस्त क्राइसिस पैदा होने वाले हैं। हमारे देश का एग्जांपल लीजिए, नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट कहती है कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें पानी का लेवल ग्राउंड के नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। राजस्थान में 500 फीट नीचे पानी मिलता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ग्राउंड वाटर का। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कहती है आने वाले समय में बहुत सारी मेजर सिटीज़ हैं जो आउट ऑफ वाटर हो जाएंगी। आज इंडिया में देखिए कितने सारे राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट हैं। जैसे कावेरी रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। क्यों है ये डिस्प्यूट? पानी की कमी है तभी तो डिस्प्यूट है ना। अगर पानी ज़्यादा होता तो डिस्प्यूट क्यों ही होता? कुल मिला के देखो, लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की जो ये रिपोर्ट आई है ना, रिपोर्ट को अब विभिन्न देशों को सीरियस लेना चाहिए। आपस में पानी को लेकर भी कोऑपरेट करना चाहिए, कोई ट्रीटी साइन करनी चाहिए, कोई पैक्ट साइन करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए विभिन्न देशों को पानी बचाने के लिए। अब यह हाई टाइम है, हम बातें ही करते रह जाते हैं, लेकिन जब तक देखो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायर नहीं हो जाती ना, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाती ना, तब तक गवर्नमेंट जागती नहीं है। गवर्नमेंट का जो विजन होता है सिर्फ 5 साल का होता है कि 5 साल बाद कैसे इलेक्शन जीतने हैं। अभी जो सरकार है सेंटर में बीजेपी की, पहले कांग्रेस की थी, इनका विजन बहुत छोटा होता है, सिर्फ बस अगले इलेक्शन जीतने हैं। इसलिए देखो अब इन मुद्दों पे ना सीरियस होने की आवश्यकता है। इसके बाद देखो स्टैटिक का एक छोटा सा टॉपिक है एथिक्स से, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। ये कोड जो है ना जिम रोन का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ए मैन इज यूजली द 5 क्लोजेस्ट टू हिम। सबसे पहले तो ए मैन नहीं आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए। यहाँ पे हर कोर्ट में हम देखते हैं मैन मैन मैन, पर्सन होना चाहिए। देखो कोई भी पर्सन जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताता है ना, तो उन 5 लोगों की पर्सनैलिटीज़ का एवरेज होता है वो पर्सन। जैसे महेश है, महेश सबसे ज़्यादा टाइम बिताता है सुरेश, दिनेश, रमेश, इसके बाद में भावेश, इसके बाद में नीलेश। तो ये सारे जो
दोस्त है ना महेश के, इनकी पर्सनैलिटी का एवरेज होगी महेश की पर्सनैलिटी। तो फैमिली कैसे हेल्प करती है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में? सबसे पहले फैमिली देखो एक सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। देखो कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चा ना कुछ बढ़िया मैनर्स दिखाता है, तो बच्चा जैसा मैनर्स दिखाता है ना, जैसा कल्चर दिखाता है, वो देखो उसकी फैमिली के वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। फैमिली सिर्फ देखो एक बायोलॉजिकल कनेक्ट नहीं होता कि हाँ ये बच्चे के माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई बहन है, नहीं। फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी होता है। फैमिली के माध्यम से किसी भी धर्म या फिर कम्युनिटी की जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। जैसे दिवाली की पूजा है, अब देखो दिवाली आने वाली है, दिवाली पे पूजा करेगी पूरी फैमिली। अब जो आज के समय में बच्चे हैं, कल को देखो वो भी ना वैसे ही पूजा करेंगे जैसे आज के समय में की जाती है उनके परिवार में। तो कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों की लर्निंग के लिए ना पहला स्कूल होता है फैमिली। बच्चा स्कूल तो देखो 3 साल बाद जाता है, लेकिन 3 या 4 साल के बाद, लेकिन शुरुआत के जो साल है ना वो बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। और ये कौन सिखाता है? ये फैमिली में रह के ही तो बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है फैमिली प्रोवाइड्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग। मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे को जो फैमिली सिखाए वही सीखता है बच्चा। बच्चा तो देख देख के सीखता है। बच्चा इज लाइक एआई, नहीं सॉरी उल्टा है, एआई इज लाइक बच्चा। जैसे बच्चा ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और फिर वो रिपीट करने की कोशिश करता है, एआई उसी मॉडल पे तो डेवलप हुआ है। तो देखता है कि बच्चा हाँ कि माँ बाप ये कर रहे हैं। अब पैट्रियार्की क्यों आती है? पैट्रियार्की देखो इसीलिए तो आती है क्योंकि बच्चा देखता है कि घर में माँ को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वही चीज़ें फिर बच्चा सीख लेता है। उसको लगता है कि जो वुमेन है वो तो घर में काम करती हैं। इसीलिए तो फैमिलीज़ में देखो जितना अच्छे ढंग से बिहेव किया जाएगा ना, जो वेल मैनर्ड फैमिली होगी ना, वहाँ पे बच्चे अपने आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर बच्चा देखेगा कि मेरे जो फादर हैं मदर हैं बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, गरीब लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट करते हैं, तो उसके अंदर भी ये वैल्यूज़ आना लाजमी है, क्योंकि इनफॉर्मल ढंग से देख देख के बच्चा बहुत सीखता है। नेक्स्ट रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन। जैसे देखो माँ हैं बाप हैं, वो बच्चों के लिए ना रोल मॉडल होते हैं। हमारी कम्युनिटी में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके लिए माँ बाप रोल मॉडल की तरह हैं, क्योंकि वो बचपन से देखते आए हैं उनको कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है फैमिली प्रोवाइड्स द नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट। फैमिली देखो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सुख दुख की घड़ी में। देखो मैंने तो अभी तक के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि फैमिली के बिना कुछ नहीं है। मेरे पास ना कई बार मेल आते हैं इस प्रकार के कि सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। देखो मैं मानता हूँ कई बार ना डिफरेंस आ जाते हैं फैमिलीज़ के बीच में। फैमिली कुछ अलग चाहती है, आप लोग कुछ अलग चाहते हो, तो डिफरेंस आना लाजमी है। बट सुख दुख में देखो परिवार ही काम आता है। बेशक एक दो जगह ऐसी एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगी आपको कि दोस्त शायद ज़्यादा काम आ जाए फैमिली से, बट वो बहुत रेयर होता है। वो रेयर एग्जाम्पल को आप रूल नहीं मान सकते। रूल देखो यही है कि अपने तो अपने होते हैं। इसलिए देखो हमेशा फैमिली में ना छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करो, हमेशा लार्जर पिक्चर देखो, बना के रखो हमेशा। तो ये पॉइंट क्या था? प्रोवाइड द नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट। सुख दुख में कोई बीमार हो गया, कोई क्राइसिस आ गए जीवन में, तो फैमिली हमेशा काम आती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन कल्चरल ट्रांसमिशन। अब देखो जो दादा दादी या नाना नानी है ना, वो कहानियाँ सुनाते हैं और अपने समय का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। बच्चों को भी ना पेरेंट्स से अलग एक पर्सपेक्टिव मिलता है, तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे जो एल्डर्स हैं ना, कभी भी आप देखना वो कल्चर से आपको ज़्यादा जुड़े मिलेंगे, वो हमारे कल्चर से ट्रेडिशन से ज़्यादा जुड़े मिलेंगे। तो बच्चों में वो ये सब चीज़ें डालते हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को सिखाने में। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने इंडिया जर्मनी वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि इंडिया जर्मनी रिलेशन में यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना जैसा ग्लैमर नहीं है, फिर भी काफ़ी मदद कर सकता है जर्मनी इंडिया की। अभी देखो बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, जैसे ब्रिक्स का इवेंट चल रहा है, जिसे
फ्यूचर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है कि पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर में इंपॉर्टेंट भूमिका में होगा ब्रिक्स। कॉमनवेल्थ का अभी समिट होगा स्मोआ में, तो कॉमनवेल्थ पास्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में इंडिया जर्मनी की रिलेशंस, इंडिया में जर्मनी के चांसलर का आना एक डल इवेंट हो सकती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। जर्मनी का इंडिया के साथ हमेशा से स्पेशल बॉन्ड रहा है, 2000 के बाद से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन प्लानिंग तो बहुत हुई, आउटकम नहीं निकल के आई। अभी यूक्रेन रशिया वार में इंडिया के अलग स्टैंड से शुरुआत में जर्मनी फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही वार खींचा उन्होंने इंडिया के स्टैंड को समझा। अभी देखो इंडिया के ना यूरोप के साथ डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया के इन सब देशों के साथ में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पोलैंड सबके साथ में रिश्ते मजबूत हुए हैं। इवन नॉर्डिक, बाल्टिक, सेंट्रल यूरोपियन, यूरोप के साथ इंडिया रिश्ते अच्छे कर रहा है। फिर देखो ये बोल रहा है कि जर्मनी के चांसलर का इंडिया आना, उससे पहले ना एक पेपर रिलीज किया गया जिसमें 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया की बढ़ती पावर को रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा, इंडिया का जो रोल था यूक्रेन वार में ब्रिज का, उसे भी तारीफ की गई। फिर देखो ये बोला गया कि अभी जर्मनी ना चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, तो जर्मनी को अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। इंडिया बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए इंडिया बहुत बढ़िया देश है, तो दोनों मिलिट्री डोमेन में आपस में कोऑपरेट करेंगे। जर्मनी इंडिया की मदद करेगा हथियार बिल्ड करने में, सबमरीन बेचेगा, और इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों आपस में कोऑपरेट करेंगे। लास्ट में ये बोला जाता है कि देखो जब रशिया कमजोर हो गया है, चाइना ट्रबल क्रिएट करता है, यूएस अनरिलायबल है, तो उस ऐसी सिचुएशन में ना यूरोप इंडिया के सिक्योरिटी कैलकुलेशन में बिल्कुल फिट बैठता है। फिर हमने ये यूएन वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, शुरू में कोर्ट डिस्कस किया कि विक्टिम नहीं बनना है, परपिट्रेटर नहीं बनना है, लेकिन बाय स्टैंडर तो बिल्कुल नहीं बनना है, जो यूएन बन रहा है। यूएन के चार्टर में साफ साफ बोला गया है, चैप्टर 6 में बोला गया है डिस्प्यूट्स का पीसफुल सेटलमेंट, चैप्टर 7 में बोला गया है सिक्योरिटी काउंसिल के से ऑथराइजेशन के बाद आर्म्ड फोर्सेस का यूज़, और ये भी बोला गया है चैप्टर 7 में जरूरत पड़ने पर विभिन्न देश जो हैं अपनी पुलिस फोर्स को अवेलेबल करवाएंगे, मिलिट्री को अवेलेबल करवाएंगे। और यूएन ने अच्छा काम किया भी है पिछले कुछ सालों में, जैसे ये सारे देश कंबोडिया, मोजाम्बिक और सियरा लियोनी, अंगोला, तिमोर लेस्ते, लिबिया, कोसोवो, इन सब में पीस इस्टेब्लिश करवाई, लेकिन रवांडा, बोस्निया में फेल हो गया। बाद में 2006 से लेकर 2020 के बीच में साउथ सुडान, डारफुर, तिमोर लेस्ते और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे यूएन ने अपनी इमेज सुधारने के लिए अच्छा काम किया। बट देखो अभी 2 वार चल रहे हैं और यूएन कुछ नहीं कर पाया है। 1 लाख जो यूएन की मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स है ना खाली है, उसको तैनात किया जा सकता है यहाँ पे। आधे भी तैनात कर दिया जाए ना तो जबरदस्त पीस आ जाए यहाँ पे, मतलब काफी लोगों की जान बच जाए। पास्ट में ऐसा हुआ है, कोसोवो में, तिमोर लेस्ते में बिल्कुल थोड़े थोड़े यूएन पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश हुई थी, फिर भी जबरदस्त इंपैक्ट वहां पे देखने को मिला। फिर इसके बाद बोलते हैं राइटर कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दिक्कत है। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 देशों को ऐड कर दिया जाए, इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, P5 के बजाय P7 हो जाए। वीटो पावर खत्म कर दो, वीटो पावर खत्म करने के बाद में वोटिंग करवा लो, और वोटिंग में जिसके ज़्यादा वोट हों उसी के अनुसार वो रेजोल्यूशन पास कर दो। लास्ट में ये बोला जाता है आर्टिकल में कि देखो यूएन को ना डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो थिंक टैंक बनना चाहता है, एनजीओ बनना चाहता है, या फिर वास्तव में एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है जिसका काम है पीस लाना। फिर एक वाटर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, ग्लोबल वाटर क्राइसिस। नीदरलैंड ने एक कमीशन सेटअप किया था, ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा, वाटर को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, तो वर्ल्ड की फूड प्रोडक्शन, आधी फूड प्रोडक्शन खतरे में आ जाएगी। 2050 आते आते वाटर क्राइसिस की वजह से ग्लोबल जीडीपी को 8% नुकसान पहुंचेगा, गरीब देशों को 15% नुकसान पहुंचेगा, और डिकेड के अंत तक, इस दशक के अंत तक, फ्रेश वाटर की जो डिमांड है सप्लाई से 40% बढ़ जाएगी। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड हैं, 1000 बच्चों की डेथ होती है डेली खराब पानी पीने की वजह से। मैसेज साफ है, वाटर को ना ग्लोबल कॉमन गुड माना जाए, सभी देश मिलकर काम करें वाटर को कंजर्व करने के लिए। और ऑलरेडी काफ़ी सालों से जो इश्यूज पे बात चल रही है ना, जैसे एग्रीकल्चर में पानी की सब्सिडी दी जाती है, फ्री पानी, तो इन पे एक्शन लेने का समय आ गया है। पॉलिटिकल विल पावर को शो करना होगा। इंडस्ट्रीज अपना खराब पानी नदियों में बहा देते हैं, पोल्यूशन होते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता। 80% इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को रिसाइकल नहीं किया जाता, कोई एक्शन नहीं लेता। बट अब ये समय चला गया है, ग्लोबल पैक्ट होना चाहिए पानी को बचाने के लिए। और नीति आयोग
ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बहुत सारी सिटीज़ आउट ऑफ वाटर हो जाएंगे इंडिया में। इंडिया को तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। पानी की कमी की वजह से विभिन्न राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सब ठीक करने की जरूरत है। अब समय आ गया है, एक्शन लेने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।